तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नंबर 5 जो है उसको स्टार्ट किया था और उसमें समझा था मैग्नेट होता क्या है, उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ा था, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म देखा था, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उनके बारे में समझा था। आज हम थोड़ा और आगे चलेंगे इस चैप्टर में। आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला चीज, एक तो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, इसको थोड़ा देखेंगे। उसके बाद डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बारे में आज के क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, अगर एक करंट कैरिंग वायर है या लूप है, अगर मैं इस पॉइंट पे P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल, मान लो I करंट जा रहा है और इसका जो रेडियस है वो मान लो A है और यहां से इसके सेंटर से जो दूरी है वो R है। ठीक है, तो ये वाला हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स एक्सिस या फिर अलोंग द एक्सिस कितना होता है। अरे पढ़ लिया करो, मैं अगर एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसके बाद आगे जा रहा हूं तो पीछे का चैप्टर पढ़ लिया करो, रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करोगे एग्जाम हॉल में कुछ याद नहीं आएगा। सारा चैप्टर कनेक्टेड है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इसके साथ कनेक्ट करूंगा। अगर ये सब याद नहीं है तो कैसे करोगे बेटा एग्जाम में। ऊपर से एमसीक्यू लिखना वाला होता तो वो अलग बात है, एमसीक्यू में बैंड बज जाएगा अगर फॉर्मूला याद नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर एट इट्स एक्सिस होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 IA अपॉन R स्क्वेयर, वेयर कैपिटल A क्या होता है, कैपिटल A इज द एरिया ऑफ द रिंग या एरिया ऑफ द लूप, ये होता है। अब और एक चीज, अगर मान लो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर एक डाइपोल है पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में दूरी मान लो या डिस्टेंस अगर R है, इस डाइपोल के वजह से उसके एक्सिस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिर रहा होगा, ये भी पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 1 कितना होता है। अगर एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल के वजह से अगर यहां से इतना दूरी R है, ये R दूरी है, तो एक डाइपोल के वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता था। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन R क्यूब, ये होता था। तो कुछ अगर याद नहीं रखोगे तो कैसे करोगे, हाँ। तो एक करंट कैरिंग कॉइल के वजह से उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2IA अपॉन R क्यूब। और अगर यहाँ एक डाइपोल के वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय R क्यूब, ये बनता था। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं और इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर देखो यहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म होते हैं या नहीं होते। कंपेयरिंग इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट बाय 4 पाई और इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। और यहाँ पे जो ये P है ये क्या है, डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट होता था। तो डाइपोल मोमेंट और देखो ये दोनों अगर कंपेयर करें तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस से, R क्यूब से। देखो
ये B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर क्यूब से, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर क्यूब से। और आर क्या होता है, उनके बीच में डिस्टेंस, सेंटर से कितने दूरी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और यहाँ पे सेंटर से कितने दूरी पे हम डाइपोल निकाल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब से। तो यहां पे क्या होगा, जो मोमेंट है या डाइपोल मोमेंट या मोमेंट जो है वो मोमेंट विल बी इक्वल टू कितना, आई है। और यहां पे जो मोमेंट हम यूज कर रहे हैं पी, ये पी क्या है, ये इलेक्ट्रिक मोमेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक मोमेंट है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। अब मोमेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब यहां पे चार्ज के वजह से मोमेंट बन रहा है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, और यहां पे मैग्नेट के वजह से या मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी मोमेंट बनता है, जो जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसीलिए यहां पे जो ये कॉइल है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, इस कॉइल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा उसी को हम उसको भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू आई ए होता है। वेयर आई क्या है, हमारा करंट जो इस कॉइल में जा रहा है, और a क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। और अगर याद करो लास्ट क्लास जब मैं आपको, मतलब लास्ट चैप्टर में जब आपको मैं पढ़ा रहा था, वहां पे बोला था डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू एन आई ए होता है, मैंने बताया था वहां पे, याद करो। और अगर यहां पे हम देखें मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू एन आई ए कब होगा, जब यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। अगर n नंबर इफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर प्रेजेंट देन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, एन आई ए। और खुशी की बात यह है, खुशी की बात मतलब अगर आप और भी कंपेयर करना चाहो कि बोलोगे सर मोमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप डायरेक्शन देखना चाहो इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। अगर आप देखो यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड या निकाल रहे थे, बी जब निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो रहा था, याद करो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो रहा था। और यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो रहा था, चैप्टर 1 में ये पढ़ाया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है, तो डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए मैंने इन दोनों को कंपेयर किया। ऐसा नहीं है मन ही मन उठा के कंपेयर कर दिया कोई इक्वेशन को। यहां पे अगर आप देखो, यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, यहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। इसीलिए मैंने जो मोमेंट है या पी है, डाइपोल मोमेंट है, उसी को मैंने आई ए के साथ कंपेयर किया, और उसी से मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला बनाया जिसको मैं बोलता हूं m इज इक्वल टू एन आई ए। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब जो डाइपोल मोमेंट है, यहां से अगर मैं SI यूनिट निकालना चाहूं, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, करंट का होता है एम्पियर ए, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो एरिया मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, इधर कॉइल के लिए इधर हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, जिस डायरेक्शन में, याद रखना यहां पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा उस डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल्स करेंगे, ठीक है। अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो मैं कैसे बनाऊंगा, करंट ऐसे जा रहा है ना। अब देखो ये कॉइल कैसे रखा हुआ होगा, कॉइल हमारा कुछ सामने, कहां गेम रख पड़ा, कॉइल इस तरफ रखा हुआ है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तो मैं जो मेरा कर्ल्स है वो अंदर की तरफ, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट किधर, इस तरफ। और अगर करंट ऐसे घूम रहा होगा तो ऐसे
इस डायरेक्शन में गया तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और जो फिंगर कर्ल हो रहे होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा करंट का डायरेक्शन। समझ में आया या नहीं आया? डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल में जो थंब होता है, जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और जो फिंगर है वो जो कर्ल हो रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा करंट का डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्शन आपको पता है, उसी डायरेक्शन में आप अपना फिंगर्स को कर्ल करो और थंब आपको दिखा देगा आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। यहां पे हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। यहां पे तो हमने करंट के बारे में बोल के डाइपोल मोमेंट निकाल दिया, वो कर लिया, लेकिन ये डाइपोल कैसे हुआ? डाइपोल का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास हमने पढ़ा था ना, डाइपोल का मतलब ये होता है कि दो छोटे मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल और जिसका पोलर स्ट्रेंथ सेम हो, वो अगर छोटे दूरी पर है, छोटे डिस्टेंस पर है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। तो यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बना? अब इसको जरा ध्यान से समझना कि करंट लूप कैसे मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। देखो, अगर यहां पे मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहा हूं, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। और अगर करंट इसके रिवर्स में जा रहा होता तो मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट किस तरफ होता? इस तरफ होता। और अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, अगर यहां पे आप ध्यान से देखो तो करंट जब ऐसे मूव कर रहा होगा तो हम अगर यहां पे एक चीज याद करो, मैंने बताया था, अगर करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा होगा तो यहां पे क्या फॉर्म होता है? साउथ पोल फॉर्म होता है। और अगर करंट हमारा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है। ये बताया था या नहीं बताया था? तो यहां पे अगर कॉइल में हम देखें, एक तरफ हमारा अगर करंट ऐसे जा रहा है तो एक तरफ हमारा नॉर्थ पोल बन रहा होगा और उसके ऑब्वियसली उसके पीछे वाला साइड क्या बन रहा होगा? एक साउथ पोल बन रहा होगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं। कड़ा कहां गया मेरा? अगर मान लो मैंने या आपको कॉइल ऐसा सामने की तरफ दिखाया, अब मान लो करंट इस तरफ से, अब आप इसको देख रहे हो, मैं भी इसको देख रहा हूं, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है, घूम रहा है ना। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है, यहां पे क्या बनेगा? पोलरिटी नॉर्थ पोल। और अगर मैं अपने साइड से देखूं, करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जो मैं जब देख रहा हूंगा वो एंटी क्लॉकवाइज अगर हुआ तो आप जब देख रहे होगे वो क्लॉकवाइज होगा या नहीं होगा? अगर आमने सामने मैं इस कॉइल को रख दूं और करंट इसमें दौड़ाऊं तो एक जन के लिए एक मिरर इमेज बन जाता है ना। एक जन के लिए ये होगा नॉर्थ पोल, दूसरे जन के लिए ये होगा साउथ पोल। होगा या नहीं होगा? तो इस कॉइल में अगर मैं करंट दौड़ाता हूं तो एक ही साथ एक ही कॉइल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ये एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। समझे या नहीं समझे? वही सेम चीज जो मैंने अभी बताया उसको लिख दिया हूं। इन द करंट कैरिंग कॉइल वन साइड फॉर्म्स द नॉर्थ पोल एंड द अदर एज साउथ पोल। बाय कैसे? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। हेंस द करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, ये वाला पोर्शन लिख चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर बोर साहब के थ्योरी पे चले, बोर साहब क्या बोलते थे? अगर एक हाइड्रोजन, फॉर ए हाइड्रोजन एटम, मैं एक हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं, क्या होता है? यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन करता है या नहीं करता? मूव करता है।
एक हाइड्रोजन एटम के लिए करता है या नहीं करता? अब हमें पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है या फिर एक चार्ज मूव करता है तो उसके वजह से एक करंट भी फॉर्म होता है। और एज बिकॉज ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये एक सर्कुलर कॉइल की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि कॉइल में क्या हो रहा था, करंट भी वैसे ही सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जाहिर सी बात है करंट भी है, और अगर करंट है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो कितना होगा डाइपोल मोमेंट, उसी को हम अभी निकालेंगे। और क्लास 11 अगर आप केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री आपका अच्छा हो, आप पढ़े हुए हो, हमने इसका एंगुलर मोमेंटम भी निकाला हुआ है केमिस्ट्री में, ठीक है? उसी का भी इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे, ठीक है? अब थोड़ा डायग्राम पे आ जाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। मान लो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन है और मान लो वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है v, और अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट का डायरेक्शन होता है, हाँ या ना? तो मतलब करंट यहां पे कैसे मूव कर रहा होगा? ऐसे। अगर वेलोसिटी इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट घूमेगा या नहीं घूमेगा? और हमें यह पता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप फिंगर कर्ल्स करोगे तो थंब आपको क्या दे देगा? थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे देगा। तो अगर यहां पे हम देखें करंट ऐसे घूम रहा है, मतलब कैसे जा रहा होगा? ऐसे इधर जा रहा है ना, ऐसे जा रहा होगा, तो मतलब मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? डाइपोल मूवमेंट नीचे के डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? तो ये हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं म्यू एल। म्यू एल क्या है? म्यू एल है आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है? म्यू एल ये हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम में भी इसमें होगा या नहीं होगा? अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक एंगुलर मोमेंटम में भी इसमें आएगा। और एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में अगर आप अपना फिंगर कर्ल करोगे तो किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में अगर आप अपना फिंगर कर्ल करोगे राइट हैंड के फिंगर्स को, तो जो थंब होगा वो जिस डायरेक्शन में होगा वो आपको एंगुलर मोमेंट का डायरेक्शन देगा। तो अगर हम यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में भाग रहा है? इस डायरेक्शन में। अगर ऐसे जा रहा है तो मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ। तो यहां से ये हो गया डायरेक्शन क्या? एंगुलर मोमेंटम का। तो L यहां पे क्या है? L इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आया या कोई डाउट है? अब ये I कितना होगा? करंट ऐसे जा रहा है ना, तो I इक्वल टू कितना होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। मान लो इसका जो रेडियस है वो R हो जाता है, R, ठीक है? और करंट I इज इक्वल टू कितना होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है या नहीं होता? होगा। और चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो E बाय टाइम कितना हो गया आपका? मान लो कैपिटल T। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगता है? डिस्टेंस। अब मान लो ये कितने वेलोसिटी पे जा रहा है? v। बेसिक चीजें हैं बेटा। मान लो वेलोसिटी v पे जा रहा है और इसका रेडियस आपको r दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस हो गया आपका 2πr। 2πr हुआ डिस्टेंस। और टाइम कितना? मान लो लेट t ले रहा है टाइम, तो वेलोसिटी अगर मान लो v हो गया तो आपका टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2πr अपॉन v
होगा बेसिक फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला। तो टाइम यहां पे कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी, तो E बाय 2 पाई आर अपॉन वी होगा या नहीं होगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू VE बाय 2 पाई आर होगा या नहीं होगा, होगा। वेयर V क्या है, V इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, 2 पाई क्या है कांस्टेंट नंबर, और R क्या है रेडियस, कितने दूरी पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है। इतना समझ में आया। करंट कितना निकला। अब मैग्नेटिक मोमेंट या म्यू एल का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, म्यू एल इज इक्वल टू कितना होता है, अभी पढ़ा I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। तो करंट हमारा कितना हो गया, करंट हो गया VE बाय 2 पाई आर इंटू एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई गेट्स कैंसिल, एक आर गेट्स कैंसिल, तो कितना हो गया EVR अपॉन 2 होगा। तो म्यूएल आपका कितना आ गया EVR अपॉन 2, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये आपका क्या आ गया, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो इस प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अब मैंने यहां पे और एक चीज के बारे में बात की थी जो कि है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू क्या होता है ME इंटू V इंटू R होता है या नहीं होता। ME क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V क्या है वेलोसिटी, जितने वेलोसिटी से वह घूम रहा होगा, और R क्या है ये रेडियस। अब इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर डिवाइडिंग 1/2 तो कितना आएगा म्यू एल बाय एल इज इक्वल टू EVR अपॉन 2 इंटू MEVR। तो VR गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा E बाय 2ME मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। तो म्यू एल मुझे कितना मिल गया, दैट इंप्लाइज म्यू एल मुझे और एक फॉर्मूला मिल गया E बाय 2ME इंटू एल, मिला या नहीं मिला। और अगर यहां पे बात करो इस वाले की, यहां पे मैंने एक रेशियो बताया म्यू एल अपॉन एल विच इज इक्वल टू कितना है E बाय 2ME मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गायरोमेट्रिक कांस्टेंट। अगर केमिस्ट्री में याद हो तो पढ़े होगे गायरोमेट्रिक कांस्टेंट, और इसका एक वैल्यू भी होता है जो कि है 8 गायरोमेट्रिक नहीं, सॉरी इस रेशियो को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। और यहां पे अगर E देखो, यहां पे ये वैल्यूज देखो, E हमें पता है चार्ज कितना है 2 पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है। अगर यहां पे वैल्यू पुट कर दो तो आपको लगभग 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम kg इनवर्स ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो समझ में आया। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट क्या है तो ये लिख सकते हो, अगर उसका वैल्यू पूछ ले तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कि कहीं पे भी घुमा फिरा के दे तो बना सकते हो। समझ में आया या नहीं आया। अब बोर साहब बोलते अकॉर्डिंग टू बोर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बोर साहब क्या बोलते थे, बोर साहब बोलते थे L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये बोलते थे या नहीं बोलते थे। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH अपॉन 2 पाई होता है, वेयर H क्या होता था आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर बेसिक केमिस्ट्री याद हो, छोटे क्लासेस में भी आप ये पढ़े हुए, होता था या नहीं होता था। अब अगर इस म्यूएल के जगह पे मैं इस L के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, देयरफॉर म्यू एल इज इक्वल टू
E अपॉन 2me मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू NH अपॉन 2 पाई। तो 2 से होगा या नहीं होगा? इसको अगर हम लिखें EH अपॉन 2me या 4me 4 पाई me होल इंटू n अगर लिख दें तो कुछ गलत होगा। तो मुझे म्यूएल का और एक या मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का और एक फॉर्मूला मिल गया, n EH अपॉन 4 पाई me मिल गया। अब n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और E क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, me हमारा कांस्टेंट, me हमारा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये फॉर्मूला पता हो तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन चाहे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, अगर फॉर्मूला याद है तो कर लोगी। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे और एक छोटा सा चीज है, यहाँ पे हमने ये म्यूएल निकाला है ना। म्यूएल क्या होता है? म्यूएल है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर यहाँ पे हम सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट एक एलिमेंट के लिए निकालना चाहते हैं तो वो होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि जहां पे n इक्वल टू 1 होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 होता है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 हो गया तो म्यू एल क्या होगा? म्यू एल हमारा मिनिमम होगा, और इसी को हम म्यू बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू बी इक्वल टू क्या होता है? बोर मैग्नेटन, बोर्स मैग्नेटन। ठीक है, तो म्यू एल कितना हो जाएगा, या म्यू बी या जो मिनिमम बोर्स मैग्नेटन है वो कितना होगा? EH अपॉन 4 पाई me, ये हो जाएगा। तो अगर बोर मैग्नेटॉन क्या होता है उसका फॉर्मूला पूछा तो म्यूएल का मिनिमम होता है बोर मैग्नेटॉन, और बोर मैग्नेटॉन क्या होता है? ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का मिनिमम ये। और इसको अगर आप यहाँ पे EH 4 पाई me, यहाँ पे अगर आप वैल्यूज डालते हो, यहाँ पे अगर आप सारा वैल्यूज डाल देते हो तो आपको लगभग मिलेगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये है आपका बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू। ये बोर्स आपका और एक दूसरा खोज था। ठीक है, तो ये कहानी था। आज हमने पढ़ा, समझा। क्या समझा? पहले चीज तो ये देखा कि करंट कैरिंग कॉइल कैसे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, और दूसरा ये देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बनता है आज। और इसी फॉर्मूले के बेसिस में कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू में बनते हैं, और या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू पूछ लेता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले दिमाग में रखना ताकि एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिसको हमें समझना है, उसको समझेंगे, फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है और 2-3 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका रिव्यू जरूर देना, आपका फीडबैक जरूर देना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।